नमस्कार साथियों। दृष्टि क्विक बुक के समरी लेक्चर में आज मुगल काल का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसमें लगभग 128 क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग आसानी से देखेंगे। थोड़ा कम समय लगे इसके लिए मैं ऑप्शंस पे कम ही ध्यान दूंगा, जहां ज़रूरत होगी वहां ऑप्शंस पढ़ दूंगा। अदरवाइज़ आप देखते चलिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा, जो उससे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी डिस्कस करता चलूँगा। काफ़ी लंबा लेक्चर गया है, जो लोग नए हैं प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ से आप सारी चीज़ देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ हैं, एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें, तब आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके छूट गए और आपको कौन से पढ़ने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है मुगल काल का, उसे देखते हैं। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो ये जहांगीर के काल में होता है। आप देखेंगे कि मुरक्के शैली जो है जो प्रारंभ होती है तो उसमें एल्बम को प्राथमिकता दी गई है। दूसरा, मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें गलत पूछा गया है आपसे। तो सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तो देखिए, अकबर ने इनको तानसेन की उपाधि नहीं दी थी। ये स्टेटमेंट यहीं गलत मिल जाता है, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि दो कथन इनके बारे में मिलते हैं। जैसे एक विक्रमाजीत सिंह तोमर थे जो ग्वालियर के थे, माना जाता है कि उन्होंने शासक दी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि जो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के राजा थे रामचंद्र सिंह, नाम याद रखेंगे, रामचंद्र सिंह, इनका नाम एक दो बार पूछा गया है, रामचंद्र सिंह। तो इनके दरबार में ये रहते थे और बाद में अकबर को जब पता चला कि तानसेन बहुत अच्छा गाते हैं तो उनको अपने नवरत्नों में शामिल हो करना चाहते हैं। इसके लिए उनको ये प्रस्ताव भेजते हैं। तो तानसेन ने आने से मना कर दिया। तो अकबर की एक सैन्य टुकड़ी जो है वहाँ भेजी जाती है, लेकिन वो परास्त हो जाती है रामचंद्र की सेना से। बाद में एक बड़ी सैन्य टुकड़ी भेजी जाती है, तो एक बड़ा युद्ध सामने आ जाता है। तो लेकिन वीर वहाँ पर ये तानसेन जा कर के समझाते हैं अपने राजा को, रामचंद्र को, कि आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उनको कह दें कि अकबर एक प्रस्ताव भेज दें, याचना भेज दें कि आप तानसेन को भेज दीजिए दरबार में, तो आ जाएंगे। तो ऐसी इनसे संबंधित प्रमुख बातें हैं, आप एक बार गूगल करिएगा तो फिर अकबर इनको याचना भेजते हैं और तब तानसेन वहाँ जाते हैं, इनके दरबार में आते हैं। तो रामचंद्र से संबंधित कहानी यहाँ मिलती है, उन्होंने ही वो जो तानसेन की उपाधि थी इनको दी थी। ठीक है, अब कौन सा इसमें सही है? तो तीनों स्टेटमेंट बाकी सही हैं। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित द्रुपदों की रचना की, तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की और तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। तीसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर है? तो देखिए, यहाँ जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया है पहला और दूसरा में, जागीरों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था। तो दूसरा क्या इसमें दिया गया है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ। दूसरा दिया गया है, हाँ, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। दूसरा स्टेटमेंट दिया, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। सही उत्तर इसमें चुनना है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए जागीरदार क्या होते थे और जो जमींदार थे उनमें क्या प्रमुख अंतर क्या था। तो देखिए, जागीरदार जो थे इनको साम्राज्य के प्रति सौंपे गए कर्तव्य जो थे, जैसे पुलिस न्यायपालिका वगैरह, इनको ये कार्य इनको दिए जाते थे। लेकिन जमींदार जो थे वो राजस्व अधिकारों के धारक होते थे, इसलिए वो सैनिक कर्तव्यों को भी प्रस्तुत करते थे। ठीक है, शाही सेना के लिए सैनिक प्रदान करते थे। और एक बात ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जागीरदार जो है वो कर वसूल करता था और उसका वेतन शेष मुगल खजाने को चुकाता था, जबकि जमींदार जो थे वो कुलीन वर्ग के थे। उन्होंने शासक वर्ग का गठन किया और बादशाह अकबर ने उन्हें मनसब दिए। तो आप देखेंगे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज़ क्या थे? तो मैंने कहा कि मैं सारे ऑप्शन पढ़ने के बजाय आपको सही आंसर दूंगा। वो होगा आपका चौथा, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत पूछा गया है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526, खानवा का है 1527, घाघरा का युद्ध है 1529, चंदेरी का है 1530। तो देखिए, आपको याद रखना चाहिए जो क्रम है वो है बाबर के जो युद्ध हैं, पानी, खाना, चंदे, घाघरा। तो आप ऐसे भी या कोई और भी ऑप्शन बना सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है। तो आप देखेंगे कि 1500
26 में पानीपत का युद्ध होता है और 1527 में खानवा का होता है। तो 26-27, चंदेरी का होगा 28 में और घाघरा का होगा 29 में। तो इसमें आपका देखिए घाघरा भी सही है, खानवा भी सही है, पानीपत भी सही है, तो आपका सुमेलित नहीं पूछा है, आपका डी हो जाएगा। तो आपको पता भी चल गया कि 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। ये इसमें बाबर मदनी राय को परास्त करता है, ठीक है। और जो घाघरा का युद्ध देखेंगे तो ये महमूद लोदी जो अफगानों का नेतृत्व कर रहे थे उनसे होता है, उनको वो परास्त करता है। पानीपत का पता ही है इब्राहिम लोदी और खानवा का राणा सांगा। तो इनसे संबंधित प्रमुख युद्धों को एक बार एक नोट्स बना लें और वहाँ से भी आप पढ़ते रहें। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी। तो ये पूछा क्या गया है, इसमें सही या गलत पूछा गया है। तो उपमहाद्वीप में बारूद की शुरुआत हुई थी, पहला स्टेटमेंट। सही उत्तर पूछा है। तो देखिए उपमहाद्वीप में शुरुआत ऐसा नहीं है, दक्षिण में पुर्तगाली भी इसका प्रयोग कर रहे थे और माना जाता है कि उसने आग्नेयास्त्रों का प्रयोग शुरू किया, लेकिन पूरे उपमहाद्वीप की बात की जाए तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। दूसरा देखें तो इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। और तीसरा है इस क्षेत्र में तैमूरी वंश स्थापित हुआ। देखिए तैमूरी वंश भी जो है स्थापित नहीं हुआ था। हाँ, इसके पिता जो थे वो तैमूर वंश से संबंधित थे। तो ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल जो 7 का आंसर है वो है बी, केवल 3। इस क्षेत्र में तैमूरी वंश स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1827 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था। तो खानवा का युद्ध मैंने बताया कि राणा सांगा को उन्होंने परास्त किया था। तो आपका हो जाएगा उत्तर 8 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। तो तुजु के बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया है। ये बाबर की आत्मकथा है। ये थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा जी, तुर्की। नेक्स्ट है, तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम क्या है। तो इसमें देखिए जो आपका विकल्प डी है, इसमें दोहरिया जो है वो 1532 में होता है। ये महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में होता है दोहरिया युद्ध 1532। इसके बाद देखेंगे तो 1539 में होता है चौसा का युद्ध और फिर 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध और 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। तो आपका डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। देखिए बादशाह का मतलब यहाँ पर हुमायूं से है और हुमायूं की जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, उन्होंने जो हुमायूं का मकबरा है उसे बनवाया था। तो यहाँ हो जाएगा आपका विकल्प बी, हमीदा बानो बेगम। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। तो हुमायूं ने चुनार पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक दरबार में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी खानवा के युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ। इसके बाद नेक्स्ट है, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण कब की। तो जब वो 1504 में काबुल की विजय करता है, काबुल और गजनी की, तो बाद में वो 1507 में पातशाह की पदवी धारण करता है। इसके बाद देखें, भारत के मुग़ल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम रखा। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद एक्चुअली बाबर था। बाबर का अर्थ जो है चीता होता है, तो उसकी वीरता के कारण उसको बाबर नाम दिया गया। तो उसका नाम जो इसमें देखेंगे तो बाबर है, 15 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। तो बाबर के साम्राज्य में अगर राजस्थान का क्षेत्र छोड़ दें तो लगभग ये काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो सारे सम्मिलित थे। तो आपका विकल्प हो जाएगा सी। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ए और आर। तो कथन है और कारण है रीजन। बाबरनामा तुर्की में लिखा। हाँ, तो तुर्की में ही लिखा था उन्होंने। और तुर्की मुग़ल दरबार की राजभाषा थी, नहीं तुर्की नहीं थी, फारसी थी। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब आपके विकल्प इसी हिसाब से हो जाएंगे कि ए सही है, आर गलत है। आपका जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। तो फरीद खां था। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी। तो उसने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त करी थी। चांदी का रुपया किसने शुरू किया। तो शेरशाह ने शुरू किया था। रुपया, चांदी का रुपया, दाम तांबे का शुरू किया था। तो चांदी का रुपया था वो ध्यान रखिएगा, वो शेरशाह का था 180 ग्रेन का। ठीक, 180 ग्रेन का, ये पढ़ाते समय आपको बताया भी था।
कृषकों की सहायता से किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? तो पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की शेरशाह ने। बी, यहाँ विकल्प सही हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में स्थित है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो शेरशाह ने जो दिल्ली की किला कोहना मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था। सरकी वंश में अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो ये आपका जो दिल्ली का किला कोहना मस्जिद है उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन में संबंध है। तो ये कथन है शेरशाह का संबंध है मारवाड़ के अभियान के समय में। वो जब आक्रमण करता है तो काफ़ी कठिन होता है उसका, और वो कहता है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। तो ये आपका हो गया 24 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में शेरशाह को किसका पूर्वगामी माना जाता है? तो उसका प्रशासन देखते हुए उसे अकबर का पूर्वगामी माना जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर। शेरशाह के शासनकाल में गांवों के प्रशासन के लिए अधिकारी कौन था? तो आप देखेंगे तो शेरशाह का प्रशासन जो था वो गांव के प्रशासन के लिए जो खुद मुकद्दम चौधरी होते थे वही होते थे। जो उसके बाकी थे सिकदार और मुंसिफान, तो सिकदार जो है सामान्य प्रशासन देखता था, मुंसिफान न्याय का कार्य देखता था, सूबेदार सूबे का प्रमुख होता था। तो ये जो सिकदार और मुंसिफान थे ये परगने में होते थे। तो ये आपका जो हो जाएगा यहाँ विकल्प मुकद्दम, ये आपका सही हो जाएगा 26 का ए। इसके बाद है शेरशाह की लगान व्यवस्था कैसी थी? तो शेरशाह की लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी से संबंधित थी। शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? तो यानी कि अगर कितने दाम मिलाकर के रुपया हो सकता है तो 64 दाम मिलाकर 1 रुपया चांदी का हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अकबर के समय में आप देखेंगे तो यही जो रेशियो है ये अभी 64:1 का है, बाद में हो जाएगा 40:1 का। ठीक है, तो ये अनुपात बाद में बदल जाता है दाम और रुपया का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो देखिए उस समय जो अकबर को हुमायूं की मृत्यु का पता चला उस समय पंजाब के कालानौर में थे। तो वहीं पर जो इनके संरक्षक थे उन्होंने ही इनका राज्यारोहण उसी बैरम खां ने ईंटे के सिंहासन बनाया और उसी पर बैठा करके इनका राज्याभिषेक कर दिया। तो यहाँ आपका जो विकल्प हो जाएगा वो 29 का ए हो जाएगा कालानौर। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, और ये कब लड़ा गया था? 1576 में। तो आपका हो जाएगा सी विकल्प सही हो जाएगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया तो वो कछवाहों से था। अकबर किस चिश्ती संत का अनुयायी था? शेख सलीम चिश्ती। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो देखिए यहाँ पर जो मेवाड़ था उसने स्वयं स्वीकार नहीं की थी, बल्कि बाद में संधि के जरिए इसको जो है जहांगीर के समय में इसको सम्मिलित किया जा सका। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थीं। तो रानी दुर्गावती थीं गढ़कटंगा की। देखिए 1564 में जो उन्होंने गढ़कटंगा का वहाँ पर अभियान किया था तो वहाँ पर जो रानी दुर्गावती थी उन्होंने काफ़ी कड़ी टक्कर दी अकबर को। तो अकबर के साथ युद्ध करने में रानी दुर्गावती जो है मंडला गढ़कटंगा यहाँ ऑप्शन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला देखते हैं टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपका 35 का सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो देखिए यहाँ इनके कई वर्ष हैं, इनको याद रखेंगे। जैसे 1575 की बात करें तो 1575 में शुरू किया गया इबादत खाना, जहाँ पर सभी धर्मों का मिलन होता था, विचारों का आदान प्रदान। मजहर की घोषणा करते हैं 1579 में। तो मैंने आपको बताया था कि अब जैसे मजहर 79 करके भी याद कर लें तो आपको 79 में मजहर की घोषणा ही करते हैं, और 1582 में करते हैं दीन इलाही की स्थापना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, दीन इलाही 1582 में उन्होंने शुरू किया था। मनसबदारी पद्धति को लागू किया था। तो देखिए मनसबदारी पद्धति को अकबर ने लागू किया था, और कब लागू किया था? तो 1577 में। इसमें आप देखेंगे कि 1592 में इसमें जात और सवार दो जोड़ दिए गए। तो जात जो है
वो उसके पदानुक्रम को निर्देशित करता था, जो सवार था वो घुड़सवारों की संख्या को। तो आप 1570 में इसका प्रारंभ, 1592 में इसका संशोधन क्या किया गया उसके बारे में और किसने लागू किया ये भी यहाँ से आपको जानकारी मिल जाती है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा जो है, इसको उनकी जो पत्नी ने बनाया था, हमीदा बानो बेगम ने। तो ये आपका हुमायूं के मकबरे से जानकारी, भारतीय तथा फारसी वास्तुकला की शैली का ये प्रमुख उदाहरण है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो रजमनामा नाम से किया गया है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन सा था? राल्फ फिच। तो अकबर ने अपने दरबार में कई लोगों को इनवाइट किया था जब वो इबादत खाने में, तो उसमें कई नाम आते हैं। आप देखेंगे कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी, तो जगत गुरु की उपाधि जो है उन्होंने दी थी हरविजय सूरी को। तो इसका आपका हो जाएगा डी। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई? तो देखेंगे कि मैंने कहा कि जो मेवाड़ है वो जहांगीर के समय में उसको मिलाया जा सका, वो भी संधि के जरिए। जहांगीर के दरबार में कौन प्रथम अंग्रेज दूत आया था? तो जहांगीर के दरबार में आए थे विलियम हॉकिंस। हॉकिंस के बाद आए थे टॉमस रो। तो 1608 में आते हैं, 1609 में ये आगरा में इनसे मिलते हैं, फारसी में बात करते हैं, जिससे उनको इंग्लिश खान की उपाधि देता है। और बाद में देखेंगे तो उसी में 1615 में सर टॉमस रो भी आते हैं, तो कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करते हैं। तो आपका विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ए, विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो मैंने आपको भी बता दिया कि विलियम हॉकिंस को उन्होंने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, क्योंकि उसने फारसी में बात करी थी और वो अंग्रेज था, तो उससे बहुत खुश हो गए थे। जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था? तो जहांगीर के समय में जो चित्रकला थी वो अपने उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट काल में थी, तो वो चित्रकला का महान संरक्षक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? तो नादिर उल जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को। तो यहाँ हो जाएगा आपका पहला आंसर अबुल हसन। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो देखिए, जहांगीर की आत्मकथा है, बाबर की नहीं है, ध्यान रखिएगा। किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की आत्मकथा जो है वो फारसी में लिखी गई थी, तो आपका विकल्प हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? तो इत्र बनाने की जो आविष्कार था वो असमत बेगम ने किया था। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। किस मुगल बादशाह के काल में कंधार मुगलों से छीन लिया गया? तो देखिए, जो कंधार मुगलों से छीना गया वो जहांगीर के समय में छीना गया, लेकिन आप देखेंगे तो काफ़ी प्रयास बाद में शाहजहां के काल में किया जाता है, लेकिन वो हमेशा के लिए वो चला जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो शाहरुख नामक सिक्का बाबर ने चलाया था। अब यहाँ पर स्थापत्य कला से संबंधित है, इसको मिलाया गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें कौन किससे संबंधित है। तो बाबर ने संभल में एक बनाया था जामा मस्जिद, तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। हुमायूं ने दीन पनाह बनवाया था, ये भी सही है, इसी की सीढ़ियों से वो गिर करके उसकी मृत्यु होती है। और अकबर के समय बना था जहांगीरी महल, और जहांगीर के समय बना था अकबर के मकबरे को उन्होंने पूरा करवाया था। तो चारों ही क्रम से हैं और आपका विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि पहला विकल्प। अगला क्वेश्चन है, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला जो शासक था उसका नाम था शाहजहां, और उसने वहीं पर दिल्ली का किला भी बनवाया। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली का जो लाल किला है और जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, तो आपका विकल्प हो जाएगा बी। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो देखिए, उपनिषदों का जो 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया तो वो सिर्र अकबर नाम से किया गया, और ये दारा सिकोह के नेतृत्व में कराया गया। और ये किसके समय में था? तो आप जानते हैं कि शाहजहां के काल में है। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो अभी मैंने आपको बता दिया कि सिर्र अकबर। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया? तो सिजदा को समाप्त करने वाला शासक था शाहजहां। सी, सर सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो देखिए, गोलकुंडा के वजीर थे मोहम्मद सईद, जिसका नाम था मीर जुमला। इन्होंने शाहजहां को बाद में ये
गोलकुंडा अभियान के बाद में कोहिनूर हीरा इनको दिया था। तो आपका विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बी मोहम्मद सईद मीर जुमला। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो यहाँ नाम दिए गए खफी खां, राय भारमल, बर्नियर। तो लगभग सभी ने कहा है, क्योंकि जो शाहजहां का स्थापत्य काल है मुगल काल का स्वर्ण युग है। तो यहाँ पर आपका जो डी हो जाएगा, 60 का डी उपर्युक्त तीनों, ये तीनों ही सही हो जाएगा। लघु अकबर के नाम से जाना जाता है, तो दारा सिकोह को लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, तो वो दारा सिकोह था। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। देखिए ताजमहल में जो है वो हिंदू और ईरानी वास्तुकला दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। तो यहाँ आपका विकल्प हो जाएगा ताजमहल। नेक्स्ट है, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था? तो आप उत्तराधिकार के युद्ध में आपने पढ़ा था कि औरंगजेब तथा दारा सिकोह की सेनाओं के बीच में ये 1658 के लगभग ये युद्ध होता है, जिसमें धर्मत का युद्ध के नाम से विख्यात है। तो इसमें जो है दारा सिकोह की सेना परास्त होती है। इसमें जो शासक होते हैं जोधपुर के शासक जसवंत सिंह, तो उनकी पराजय होती है। तो ये किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। तो 64 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। इसी से लगा हुआ अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में? तो एक्चुअली दारा सिकोह की तरफ से, शाही सेना की तरफ से ही जसवंत सिंह लड़ रहे थे। तो बात यहाँ पर दोनों एक ही है, लेकिन ये पूछा गया है यहाँ पर, थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया कि धर्मत किस राज्य में स्थित है। तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि धर्मत जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपका 65 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल शहजादा जिसे श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया। तो देखिए जब दारा सिकोह बाद में परास्त हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो दारा सिकोह के पुत्र थे सुलेमान सिकोह। तो सुलेमान सिकोह ने भाग करके गढ़वाल में शरण ली थी, लेकिन बाद में उनने भी धीरे धीरे जहर देकर के इनको भी मरवा दिया गया। तो ये जो होगा सुलेमान सिकोह। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था यहाँ पर विकल्प में। निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरु की गद्दी को समाप्त कर सिखों को कट्टर समुदाय बना दिया? तो गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा किया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि की थी 1665 में? तो पुरंदर की संधि उन्होंने जयसिंह के साथ में की थी। तो आपका ये विकल्प हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। और कब की थी पुरंदर की संधि? तो 1665 में। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को उसके चारित्रिक गुणों के कारण जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण के जिन 2 राज्यों का विजय किया वो कौन कौन से थे? तो आप देखेंगे कि जो बीजापुर और गोलकुंडा है उसका उन्होंने विजय किया था। इसके बाद उसके जो प्रांतों सूबों की संख्या हो गई थी वो 20 हुई थी। यानी औरंगजेब के समय में मुगल काल में कुल कितने प्रांत हो गए थे? 20। तो इसका विकल्प जो है यहाँ बी सही हो जाएगा। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो जजिया लगाया गया था औरंगजेब के समय में। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो जो यहाँ पर रबिया उद दौरानी का मकबरा है वो ये औरंगजेब ने बनवाया था। और देखेंगे तो इसे बीबी का भी मकबरा कहते हैं। 73 का सी। औरंगजेब ने किसको साहिबाद उद जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो औरंगजेब की जो बहन थी जहाँ आरा, उसको उसने साहिबाद उद जमानी की उपाधि प्रदान करी थी। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की, तो ये औरंगजेब था। तो ये ऐसा मुगल सम्राट था जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो आपका विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। तो यहाँ आपका विकल्प हो जाएगा दारुल इस्लाम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके बाद वही शासक बनता है। तो यहाँ पर ये विकल्प तो आपका ये तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। देखिए यहाँ तो उत्तराधिकार का बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ है, तो नियम का पालन नहीं किया गया, स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर युद्ध होता है, आप देखेंगे कई क्रम 4 युद्ध होते हैं, उसके बाद जो है औरंगजेब शासक बनता है। तो यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, यानी आपका विकल्प हो जाएगा सी। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो औरंगजेब के पुत्र थे अकबर।
तो अकबर ने विद्रोह करके राजपूतों के समक्ष अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। तो आपका यहाँ विकल्प हो जाएगा 78 का बी। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के काल में बीबी का मकबरा निर्मित हुआ? तो ये है औरंगजेब के समय में। निम्न में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो सर औरंगजेब की पुत्री का नाम था मेहरुन्निसा। तो देखिए ये नाम आपको कई बार मिलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होगा, औरंगजेब की पुत्री का भी नाम मेहरुन्निसा था। संत रामदास को किसके समकालीन संबंधित किया जा सकता है? तो औरंगजेब के समकालीन संबंधित किया जा सकता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो देखिए लाल किला का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था, लेकिन जो उसमें मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ये आपका विकल्प हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन से जहांगीरी चित्रकार थे? तो देखिए जब चित्रकला पढ़ी थी हम लोगों ने कहा था कि इसमें कई नाम आपसे पूछे जाएंगे शासनकाल से संबंधित। तो इसमें 4 नाम दिए, अब्दुस समद, अबुल हसन, अकारिजा, मीर सैयद अली। अब पूछा है जहांगीरी चित्रकार। तो जो अब्दुस समद थे ये अकबर के समय के थे, जो अबुल हसन है ये जहांगीर के समय थे, जो अकारिजा हैं वो भी जहांगीर के समय के हैं, और जो मीर सैयद अली हैं ये अकबर के समय के हैं। तो अब आपका इसमें पूछा है जहांगीर के समय में, तो हो गया अबुल हसन और अकारिजा, यानी कि 2 और 3, तो विकल्प हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पूछा गया है सही के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ बताया गया पहला कि सवार पद मनसबदार के पदानुक्रम को निर्धारित करता था। देखिए सवार का मतलब ही घुड़सवार, याद रखिए। तो घुड़सवारों की संख्या थी कितने उसके साथ में घुड़सवार हैं। तो यहाँ पर पद पदानुक्रम नहीं था, जात से पद या पदानुक्रम था, तो पहला ही आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है मनसबदार का पद जो है वो व्यक्तिगत वेतन और उसकी सेना के आकार द्वारा निर्धारित होता था। हाँ, उसकी अगर सेना बड़ी होती थी तो उस हिसाब से उसका वेतन निर्धारित किया जाता था। तो दूसरा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट, पहला गलत हो जाएगा। तो विकल्प में जिसमें केवल कथन 2 होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा, अच्छा एक स्टेटमेंट और है उसको देख लेते हैं। मनसबदारों की नियुक्ति न्यायालय को छोड़कर सभी सरकारी विभागों में होती थी, तो ये भी सही है। तो आपका जो विकल्प हो जाएगा वो केवल 2 और 3, पहला इसमें गलत है, तो 2 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल काल में पद और कार्य से रहित जागीर को क्या कहा जाता था? तो इनाम जागीर कहा जाता था। नेक्स्ट है, दास्तान ए हमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, जिसको पता होगा फैक्चुअल है। तो ये अब्दुस समद का चित्रण है, दास्तान ए अमीर हमजा, बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित है? तो पूछा गया है कौन सा एक सुमेलित है, मतलब 3 गलत हैं। तो यहाँ पर पहला ही दिख रहा है कि बाबर का तुजो के बाबरी जो है वही सुमेलित है। अब लेकिन तीनों का भी पता होना चाहिए, अगर तीनों गलत है तो उनके लेखक कौन है? तो जो हुमायूं नामा है इसके लेखक हैं गुलबदन बेगम। जो तारीख़ शेरशाही है इसकी रचना की थी अब्बास खां सरवानी। मैं यहाँ लिख नहीं रहा, आप उसको नोट कर लीजिएगा, सुन लीजिए। हुमायूं नामा के हैं गुलबदन बेगम, तारीख़ शेरशाही के हैं अब्बास खां सरवानी, और तबकात अकबरी के हैं निज़ामुद्दीन अहमद। और इसको आप देखेंगे पीछे जा कर के, जो पिछला लेक्चर है साहित्य वाला, उसमें आपको चीज़ें मिल भी जाएंगी। तो आपका पहला विकल्प सही हो गया। नेक्स्ट है, मुगलकालीन स्थापत्य के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पूछा गया है कि बताया गया है ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उस्ताद अहमद लाहौरी था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, ये भी सही है। जहांगीर ने बागों और फुलवारी के निर्माण में रुचि दिखाई थी, ये भी सही है। तो अब जाके वहाँ देखेंगे तो उसमें हयात बाग वगैरह बना हुआ है, तो ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही हैं, यानी कि 88 का डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो ऐतिहासिक विवरण हुमायूं नामा ही लिखी गई, और किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो आपका विकल्प हो जाएगा 89 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब बीणा अच्छा बजाता था, तो ये आपका हो जाएगा सी। अकबरकालीन तानसेन का मकबरा स्थित है, तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। इसके बाद है नेक्स्ट, अनवार सुहाइली नामक ग्रंथ में किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है, यहाँ हो जाएगा 93 का ए। इसके बाद तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था, और इन्हीं को रामचंद्र ने बाद में नाम दे दिया था तानसेन। ज़्यादातर रामचंद्र का ही बताया जाता है कि उन्होंने इसको तानसेन की उपाधि दी गई थी, और ये आपका पहला क्वेश्चन भी था इस प्रैक्टिस सेट का। तो रामतनु पांडे इनका नाम था, तो आपका हो जाएगा बी आंसर। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित के लेखक हैं, तो ये जयपुर के राजा सवाई जयसिंह जो थे उनकी ये रचना है।
जिनका विज्ञान और तकनीक में काफ़ी योगदान भी है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आना नामक सिक्के जारी करवाए? तो ये शाहजहां ने जारी करवाए थे। मुगल काल की सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो मीर बख्शी जो होता था वो सेना का प्रधान होता था। नेक्स्ट है, मुगल काल में मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? तो मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार नाम से जाना जाता था जिले को। प्रशासन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। स्टेटमेंट आ गया, इसको देखते हैं। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। अब यहाँ पर हाँ बिल्कुल, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, शुरुआत ही की गई थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, ये भी सही है, लेकिन केवल योग्यता के अनुसार मनसबदारी दी जाती थी ऐसा नहीं है। वो कूटनीतियाँ और रणनीतियाँ भी निर्धारित करती थी। तो ये राजा सम्राट का विवेक होता था कि वो किसको कहाँ पर मनसबदारी प्रदान करे। तो यहाँ पर इसका कारण तो ये सही नहीं हो जाता, हालांकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आपका जो ये हो जाएगा बी विकल्प सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपके जो दिए गए हैं, इसमें दिए गए हैं, जो पहला है जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, तो सही बताना है। तो हाँ बिल्कुल ये सही है, जात और सवार पद प्रदान किए थे। मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। देखिए आनुवांशिक अपवाद स्वरूप होते थे, सारे नहीं होते थे। आप देखेंगे तो ये राजपूतों में ऐसा दिया गया था और मुस्लिमों में भी एक दी जाती थी कुछ, लेकिन ज़्यादातर जो मनसबदार होते थे आनुवांशिक नहीं होते थे। तो ये जनरलाइज जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, हाँ ये भी सही है, ये 3 वर्ग होते थे। और दीवान कार्यालय द्वारा इसका वेतन प्रदान किया जाता है। देखिए दीवान जो है ना, दीवान सूबे का यानी कि प्रांतीय कार्यालय है, और जब केंद्रीय दीवान की बात की होती तब वो होता मेन जो वित्त विभाग था, लेकिन जो जो सूबे में प्रांत में वित्त विभाग था उसका प्रमुख होता था दीवान। तो दीवान कार्यालय द्वारा वेतन नहीं दिया जाता था मनसबदारों को। तो ये आपका भी गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सही हो जाएगा इसमें। तो विकल्प में जिसमें 1 और 3 होगा वही सही होगा। 101 में आपका दिया हुआ है 1 और 3 डी, तो आपका डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो अब यहाँ से उत्तर मुगल काल आपका शुरू हो जाता है। आपने जो भी लेटेस्ट लेक्चर पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा था कि जो मुअज्जम था बहादुर शाह प्रथम, उसने औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली थी। 102 का ए विकल्प सही हो जाएगा। मुगल बादशाह जो साहेब बेखबर के उपनाम से जाना जाता था, तो बहादुर शाह प्रथम को ही जो साहेब बेखबर उसके नाम से जाना जाता था। और इसके बाद जो अगला आता है जहांदार शाह, उसको लंपट मूर के नाम से जाना जाता था। ये आपका क्वेश्चन 5 है कि लंपट मूर किस मुगल बादशाह को जाना जाता था? तो जहांदार शाह को जाना जाता था। एक क्वेश्चन यहाँ है, मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 उसका समय है, ने किस सिख गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किए? तो जो बहादुर शाह प्रथम थे उन्होंने सिखों के साथ बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, तो गुरु गोविंद सिंह को उच्च मनसब प्रदान किए थे। तो 104 का सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। लंपट मूर मैंने आपको बता ही दिया कि जहांदार शाह का हो जाएगा। 105 क्वेश्चन भी आपका हल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे करके ब्रिटेन भेजा था कि आप जाइए हमारी पेंशन से संबंधित जो बातें हैं उनको करके आइए। नेक्स्ट है 107 में देखेंगे, तो किस मुगल बादशाह को सैयद बंधुओं ने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने के कारण हत्या कर दी? तो आप देखेंगे कि फर्रुखसियर को लगा कि ये उनका प्रभाव बढ़ रहा है तो सैयद बंधुओं की हत्या करवाना चाहता है, लेकिन उनको ये बात पहले से ही पता चल जाती है और फर्रुखसियर की वो हत्या कर देते हैं। उसके बाद बैठाते हैं रफ़ीउद्दर्जात को, रफ़ीउद्दौला को। ठीक है, तो इसके बाद जो है आप देखेंगे जो 108 क्वेश्चन आता है सैयद बंधु। तो सैयद बंधु इसमें पूछा था थे कौन? तो इसमें जो 2 प्रमुख थे किंग मेकर इनको कहा जाता था, इसमें थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। अब्दुल्ला खां थे वजीर और हुसैन अली थे मीर बख्शी। और ये थे कौन? तो हिंदुस्तानी मूल के विदेशी मुसलमान अमीर थे। तो आपका विकल्प हो जाएगा 108 का बी। किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो फर्रुखसियर ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न नीतियों में से कौन सा भू राजस्व का प्रचलित आधार था? तो हल की संख्या जो है वो प्रचलित आधार था। तो ये आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत में यात्रा की थी? तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने जहांगीर के शासनकाल में इनमें से यात्रा की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की थी? देखिए ये एक जौहरी था
जहाँ बैप्टिस्ट टेवर्नियर जो शाहजहाँ के काल में आया था, तो जिसने यहाँ पर भारत के हीरों और हीरे के खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है, तो आपका विकल्प हो जाएगा बी। भारत में मुगल शासन की स्थापना ने क्या क्या किया, तो इसमें आपके जो पूछे गए हैं, नगरीकरण को मजबूत किया, तटवर्ती उत्तर भारत में अंतर नगरीय संपर्क को मजबूत किया, भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ाया, लंबी दूरी के व्यापार के जोखिम को कम किया। तो देखिए यहाँ पर जो आपके विकल्प लगभग सभी सही प्रतीत होते हैं, लेकिन जो नियरेस्ट है वो देखें तो लंबी दूरी के व्यापार को जोखिम करने जैसा ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ चूँकि 1 2 3 4 का कोई विकल्प भी नहीं है, तो आपका जो नियरेस्ट हो जाएगा वो 1 2 3 सही हो जाएगा। हालांकि इस विकल्प को भी सही माना जा सकता अगर रहता तो, क्योंकि अब देखेंगे तो जो एक बड़ा व्यापार, जब बड़ा साम्राज्य हो जाता है तो जोखिम तो कम होता ही है। लेकिन विकल्प के अनुसार आपका 1 2 3 यहाँ पर सही मान लिया जाएगा, सी ए ऑप्शन। अकबर का इबादत खाना वह स्थान था, तो इबादत खाना वह स्थान था जहाँ पर विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद की चर्चाएँ होती थी, तो आपका 114 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल काल के अहदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। अहदी यहाँ पर पूछा गया है गलत। तो देखिए अहदी जो है इसमें वह व्यक्ति घुड़सवार सिपाही थे, तो ये सही है। अहदी के बारे में आदि याद रखेंगे। उन्हें पृथक दीवान और बख्शी के अधीन रखा गया था, ये भी सही है। उन्हें साधारणतः मनसबदारों के अधीन नहीं रखा गया था, ये भी सही है। उनका वेतन मनसबदारों के समान था, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका विकल्प हो जाएगा 115 का डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहाँ के राज्यकाल को नहीं जाता है। तो शाहजहाँ के काल का यहाँ पर देखिए कई स्थापत्य कला का क्वेश्चन है। इसमें दिया है मोती मस्जिद, तो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने ही करवाया था। और रंगमहल तोसी लाल किले में ही रंगमहल का भी निर्माण करवाया था। इसमें जो किला कोहना है उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। तो नियरेस्ट चूँकि जब पूछा जा रहा है कि शाहजहाँ को नहीं दिया जा सकता, तो शाहजहाँ के बाद देखेंगे औरंगजेब आते हैं, तो मोती शाहजहाँ ने ही लाल किला का निर्माण करा और वहीं पर मोती मस्जिद का निर्माण हुआ। तो इसको नहीं, जो किला कोहना थी उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, जो कि इनसे काफ़ी पहले थे। इसका जो श्रेय है उनको नहीं दिया जा सकता। तो 116 का भी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हुमायूं ने ताज इज्जत की ईजाद की। और दूसरा है, ताज इज्जत एक केस सज्जा थी जो एक टोपी और एक बांधने वाले कपड़े से बनी थी। यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आपका जो दोनों विकल्प हैं वो सही हो जाएंगे, 1 और 2। शेरशाह के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया, जिन्हें पुनः परगनाओं में विभाजित किया, बिल्कुल सही है। और परगनाओं में वहाँ पर सिकदार और मुंसिफान वगैरह वहाँ पर प्रशासक थे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेरशाह सरकारों एवं परगनाओं पर सीधे प्रशासन करता था। अरे कर्मचारी तो सीधे होते थे, मैंने अभी नाम ही लिया उनका, सिकदार मुंसिफान वगैरह। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट है, ग्रंथ और लेखक। अभी आपका साहित्य से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये किसकी किसकी रचना है। तो जो किताबुल हिंद है, मैं यहाँ पर सबका मार्क करता चलता हूँ, अलबरूनी की रचना है। रहला जो है वो इब्न बतूता की रचना है। हुमायूं नामा गुलबदन की है। और बादशाह नामा लाहौरी की रचना है। तो आपका विकल्प हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका हो जाएगा डी ऑप्शन में, 119 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुगल शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछा गया है। तो यहाँ आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ने होंगे, तो उसमें आपको जो गलत है वो पता चलेगा। कृषक समुदाय संगठित और सजातीय समूह थे। देखिए मुगल काल में ऐसी कोई संगठन की बात नहीं आती कि कृषकों का ऐसा समुदाय हो। हाँ, समूह थे, लेकिन संगठित और सजातीय के बारे में ऐसा कोई यहाँ पर बात, सभी वर्ग के लगभग खेती करते थे। तो ये स्टेटमेंट पहले से ही गलत हो जाता है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। खाद्यान्नों की प्रचुरता थी। राज्य द्वारा उन फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता था जो अधिक राजस्व लाती थी, ये भी सही है। अधिकतर क्षेत्रों में वन में 2 फसलों का उत्पादन होता था, तो ये भी सही है। तो आपके तीनों सही हो जाएंगे, पहला विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 120 का ए। उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब ये सैयद बंधुओं से संबंधित क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन गलत है ये पूछा है। तो 21 में वह जहांदार शाह को सत्ता में ले आया। देखिए पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि जहांदार शाह को ही तो हत्या करा करके वो लेके आए थे फरुखसियर को। तो आपको पहले ही उत्तर मिल गया, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, बिल्कुल सही, अपने हाथों में सत्ता ली। उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, हाँ ये भी सही है। जजिया को उन्होंने पूर्णतः समाप्त करवा दिया इनके काल में, फरुखसियर के काल में।
उन्होंने राजा साहू के साथ एक समझौता किया, तो आपका ये भी सही हो जाता है। तो आपका पहला विकल्प जो है यहाँ उत्तर हो जाएगा 121 का ए। नेक्स्ट है, मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी, इसने शोषक वर्गों के लिए केवल संरचनात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि वह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया साधन था। तो ये किसका स्टेटमेंट है पूछा गया, तो इरफान हबीब का स्टेटमेंट है। यहाँ 122 का ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसानों से इतनी अधिक धन उगाही की जाती थी कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। मुगल साम्राज्य के किसानों की दशा में यह कथन किस यूरोपीय यात्री का है, तो ये फ्रांसिस्को पल्सर्ट का है। यहाँ पर आपका जो विकल्प हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया, तो इसमें जो मनुची आते हैं उनको भारत बहुत पसंद आता है, भारत में ही बस जाते हैं शाहजहाँ के काल में। अकबर के शासनकाल में के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है तारीख़-ए-अकबरी। ये पारसी भाषा के विद्वान में किसके द्वारा लिखी गई है, और तारीख़-ए-अकबरी जो है वो आरिफ कंदारी की रचना है। ये आपके साहित्य वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया गया था। मुकर्रब खान एक अभिजात व्यक्ति था, किस मुगल सम्राट का अत्यंत प्रिय पात्र था, तो ये जहांगीर का प्रिय पात्र था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहला विकल्प है सरनाल का युद्ध, दूसरा है बिलग्राम का युद्ध, तीसरा है धर्मत का युद्ध, चौथा है जजाऊ का युद्ध। तो जो इसमें सरनाल का युद्ध है ना, कभी इसमें नाम करनाल से मत कंफ्यूज होइएगा, ये सरनाल का युद्ध है। जो सरनाल का युद्ध है ये जो है अकबर की गुजरात विजय के दौरान, तो गुजरात विजय उन्होंने कब करी थी, 1572 में। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता चलता हूँ थोड़ा सा, 1572 में। तो गुजरात विजय के दौरान जो है वो वहाँ पर विजय प्राप्त करता है। छोटा युद्ध था, लेकिन खासियत क्या है कि इस युद्ध में चंगेज खान के जो वंशज थे उनकी सत्ता खत्म हो गई थी। तो सरनाल का युद्ध कब होता है, 1572 में, तो इसको यहाँ से याद रखेंगे 1572। उसके बाद दूसरा देखें बिलग्राम का युद्ध। तो जो बिलग्राम का युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध होता है आपका हुमायूं शेरशाह के बीच में, ये होता है 1540 में। तो मैं थोड़ा सा मिटा के इसको सही से लिख दूँ, 1572 और 1540। तो इसी के बाद जो है हुमायूं की सत्ता चली जाती है और बाद में वापस वो सरहिंद का युद्ध जब लड़ता है तो उसमें जीत करके आता है, फिर वो 1 साल के लिए शासन करता है, तब उसकी मृत्यु होती है। तो बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 में शेरशाह के खिलाफ होता है, शेरशाह इसमें विजयी होता है। इसके बाद होता है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध देखें 1658 का काल है। 1658 में आप देखेंगे धर्मत का युद्ध, इसके बारे में हमने अभी चर्चा भी की थी कि औरंगजेब और जो शाही सेना थी यानी कि दारा शिकोह उसकी सेना के बीच में हुआ था। इसमें दारा की सेना जो है जो परास्त हुई थी। तो धर्मत का युद्ध 1658 में होता है। जजाऊ का युद्ध देखें तो मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था। तो ये उत्तर मुगल काल में युद्ध हुआ 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो इसमें मुअज्जम जो है वो विजयी हुआ और बाद में वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। तो आप देखेंगे 1707 इसका समय है। अब पूछा है आपसे क्रम, अब क्रम लगा लीजिए, अब गलती नहीं होगी। तो आपका पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1540 का है यानी कि दूसरा 2, और उसके बाद है फिर 1572, 2 1 के बाद है 1658, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 आपका जो विकल्प है 2 1 3 4 ए में है, 2 1 3 4। तो आपका 127 का ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, आइए जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो देखिए इनके बारे में जो पूरी कहानी मैंने आपको तानसेन के समय बताई थी, तो ये बिल्कुल यहीं पर आपका क्वेश्चन आ गया। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह, तो इसके पहले वहाँ पर, और इसी को लेकर के थोड़ा मनमुटाव हुआ था अकबर और इनके बीच में, लेकिन तानसेन ने बड़ी चतुराई से इस युद्ध को बचा लिया था और वो अकबर के दरबार में चले गए थे। 128 का विकल्प ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने मेडिवल हिस्ट्री का जो पार्ट है वो कंप्लीट किया। अभी इसमें एक लेक्चर इस बुक में और दिया गया है, मराठा साम्राज्य, उसको उन्होंने मेडुअल में ही रखा हुआ है, तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे अगले अपने लेक्चर में। और हमने पूरा प्रैक्टिस सेट और बाकी जो पार्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपके साथ में, और कोशिश करी कि आपको जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपको बता पाऊँ, ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ और भी क्वेश्चंस तैयार हो जाएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में मराठा साम्राज्य के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।